नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद में इंडिया ब्लॉक के विरोध में प्रदर्शन पर जेएमएम नेता महुआ माझी ने कहा है कि मोदी सरकार बिना कुछ सोचे समझे तानाशाही के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया। हेल्थ सेक्टर में अगर 18% जीएसटी होगा तो मध्यम वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, उन्होंने कहा है। उन्होंने ये विरोध कहा है कि जब ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक 18% जीएसटी खत्म नहीं कर दी जाती। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे। जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। अब देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने % चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। सहायक उर्दू अनुवाद के अभ्यर्थियों का सब्र का बांध एक बार फिर टूटा। पटना की बात कर रहे हैं, जिसके बाद आज बीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थी, जिसको लेकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द रिजल्ट जारी कर नौकरी दे। सरकार में नौकरियों की बहार है, वहां नौकरियों की कमी हो गई है। नीतीश कुमार सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते। इसी को लेकर आज काफ़ी संख्या में सहायक उर्दू अनुवाद अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंच गए और कहने लगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहां से हटने की कोशिश कराती रही। पटना पुलिस और मजिस्ट्रेट एमएच खान भी वहां मौजूद रहे। बीएसएससी ऑफिस हम लोग आए थे शांतिपूर्वक, एकदम खामोशी के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। हमारा मकसद कोई विरोध करना, किसी भी सरकार के खिलाफ नारा लगाना, आयोग के खिलाफ नारा लगाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि 2 साल किसी एग्ज़ाम की काउंसलिंग को हो चुका और 2 साल के बाद भी हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं उस सरकार में, जिस सरकार में नौकरी ही नौकरी है। लेकिन यहाँ बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ टूट रही हैं इस बात पर कि तुम लोग बोले थे कि हमारी नौकरी होने वाली है, लेकिन रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि तुम झूठ बोले थे। आज क्या आयोग इसका जिम्मेदारी लेगा? घर से निकाल दिया गया है। देखिए, पूछिए जाकर के उनसे, पूछिए। आयोग हमेशा झूठ बोलता है कि 31 तारीख को हो जाएगा, 13 तारीख को हो जाएगा, तो 31 तारीख को हो जाएगा। हम गया से आते हैं, सिवान से आते, इतने दूर दूर से मेरे घर वाले आने की इजाजत नहीं देते। कब तक ऐसा होगा? 5 साल हो गया, 2019 की वैकेंसी 2024 चल रही है। बताइए आखिर हमारा क्या जुर्म है कि हमें नहीं सेलेक्ट किया जा रहा? हम लोग 2 साल हो गए जब से काउंसलिंग हुई, तब से बार बार यहाँ पे आते बीएसएससी के पास, इसलिए बस ये उम्मीद से कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, पर वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि 3 दिन का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 3 दिन में, और वो नोटिफिकेशन में क्या जारी किया कि 291 लोग का फिर से एग्जाम होगा। क्यों भाई? 2300 तो पहले से थे ना कैंडिडेट, फिर आपको कैसे कम पड़ गया? ठीक है, वो कम पड़ गया, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें फाइनल मेरिट लिस्ट मान लीजिए कि ये त्रुटि हुई भी तो उनको 5 साल बाद याद आ रहा है कि ये त्रुटि हुई थी। 291 को उन्होंने कहा कि
कैपेसिटी में हमसे त्रुटि हो गई थी, उनकी त्रुटि की वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। हम लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा लिस्ट जारी नहीं हुआ। नहीं, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही हम लोग को। हम लोग तो गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन यहीं पर रोक लिया गया। हम लोग अंदर तक जाने की इजाजत नहीं मिली। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि बांग्लादेश की परिस्थिति बहुत संवेदनशील है। जिस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश में बने हुए हैं वो पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत रामपुर के बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हालत सभी को पता है। पिछली बार के विस्थापितों से वादा किया गया था कि केंद्र से जो फंड आया उससे 7 लाख सभी को दिए जाएंगे। क्या वो 7 लाख मिला? गांव के लोग खुद अपने हाथों से पुल बना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आवश्यक पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था, अब भी भेजेंगे। वो जाएगा सुक्खू जी को। विस्थापितों को पैसा मिलेगा या नहीं, इस पर जांच शुरू की जाए। देखिए, जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूं कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए। और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक जिंदगी को मजाक बना दिए। आप तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। 2 ट्रैक्टरों को पहले रस्सी से बांधा गया, फिर ट्रैक्टर स्टार्ट कर घंटों स्टंटबाजी की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। चंद पैसों के लिए शर्त लगाकर स्टंटबाजी की गई। ट्रैक्टर चालकों ने स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी स्टंटबाज बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि वीडियो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर मिलक का है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और एक खाका भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है आज हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे दिल्ली आएंगे। उन्होंने दिल्ली आने की बात कही है, 3 दिन तक रहेंगे। उन्होंने ये कहा इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे और उन्होंने ये कहा है हमारा लक्ष्य विधानसभा है। उद्धव ठाकरे जी आज आ जाएंगे, पार्टी चीफ हमारे 3 दिन रहेंगे, नेताओं से मिलेंगे इंडिया ब्लॉक के। स्पेशल क्या टारगेट है असेंबली इलेक्शन? विधानसभा। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसको लेकर भारत भी काफ़ी ये मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में एक बैठक हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को बुलाया और उसके बाद जानकारी भी दी है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी पार्टी नेताओं को जानकारी दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक अलोकप्रिय सरकार को गिराने की घटना है। ऐसा लगता है कि यह उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। I think it's a good step that the External Affairs Ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the External Affairs Minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interests. नालंदा के सोहनी के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार को इस साल दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह नालंदा के गौरव का क्षण है। राकेश कुमार एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती को एक कला का रूप दिया है। जिले के कई किसान उनकी राह पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसानों को विशेष महत्व दिया है। देश के विभिन्न राज्यों से चुने गए किसानों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया है। इन किसानों का चयन कठोर मानकों पर किया गया है। जिन किसानों को यह सम्मान मिला है वे पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों को इस तरह से मतलब सम्मान करना यानी बुलाना वहाँ पे, ये एक अच्छी खबर है। इसलिए अच्छी खबर है कि आने वाला समय में किसान सब और अच्छे ढंग से खेती करेंगे, ताकि हर कोई किसान, पहले सुनते थे कि फिल्मी दुनिया को बुलाता है, दूसरे देशों को राष्ट्रपति को बुलाता है, पहले दूसरे जगह को मतलब बढ़िया बढ़िया जो है मतलब प्रधानमंत्री ये सब को बुलाया जाता था। तो मुख्य अतिथि के रूप में अभी किसानों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें हमें बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लगता है कि हमें मोदी से यही आग्रह है कि जो अच्छे अच्छे किसानों काम करें खेतों में, मतलब जो अच्छा बढ़िया बढ़िया कोई नया तकनीक अपनाए, उसको हर एक साल वहाँ पे बुला करके इस ढंग से मतलब दिखाया जाए, ताकि झंडा वो सब जो है ना मतलब देखने के लिए किसान सब भी कभी चाहता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौका पे ये मतलब जा कर के देखें। लेकिन यहाँ तो हमें शुरुआत किसानों को ऐसा मतलब कभी नहीं मौका मिला है। किसानों को आज तक के कभी नहीं मौका मिला है। किसानों को आज सबसे पहला बार ये मौका मिल रहा है कि देश में मतलब जा कर के वहाँ पर 15 अगस्त को जा कर के झंडा फहरा के देखा जाएगा। क्या वहाँ पे आमंत्रण क्या है, किस तरह का आमंत्रण है, कैसे क्या करना है, क्या बताया गया आपको? वहाँ पे देखिए, जो अच्छे खेती किए हैं ना, मतलब जैसे हम हर एक साल कुछ ना कुछ ट्रायल करते रहते हैं खेती में। जैसे गर्मी में गोभी लिए हैं, जैसे अभी बरसात में भी प्याज लेने जा रहे हैं। तो मतलब और ऑर्गेनिक फार्मिंग 2000 मतलब बिहार स्टेट में सबसे पहले 2010-11 में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ स्टार्ट किया था, जो कि इकोसर्ट एक फ्रांस की कंपनी थी, जिसके साथ मतलब सर्टिफिकेशन भी करवाए थे। तो ये जो सर्टिफिकेशन कराए थे तो वो हमारा C1, C2, C3 करके स्टेज है, वो भी हमारा मिल चुका था 3 सालों में। तो इसीलिए मतलब पहला तो ये स्टेट में पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ही स्टार्ट किए थे
और यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमें C3 सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसी वजह से हमें यहाँ से मतलब बिहार स्टेट से बुलाया गया है और यहाँ से हमें बोलने का भी कुछ मौका दिया जाएगा किसानों के प्रति। प्रधानमंत्री के साथ कितने देर का समय दिया गया है? प्रधानमंत्री के हम लोग का समय जो है 10 मिनट का बताया गया है कि 10 मिनट सर आपसे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद 15 अगस्त को कैसे? 15 अगस्त को हम लोग को यहाँ से मतलब जाने का सारा सरकार देगी खर्च यहाँ से। और दूसरी बात क्या कि हम लोगों को वहाँ पे मतलब वहाँ पर रखने के लिए सब सरकार ही व्यवस्था करेगी और 2 से 3 दिन हम लोग को वहाँ घुमाया जाएगा दिल्ली में। और 15 अगस्त में हम लोग को बैठने के लिए सबसे फर्स्ट जो चेयर होता है ना, सबसे अगला चेयर, उस पर किसानों को बैठाया जाएगा। तो उसके लिए क्या धन्यवाद कहेंगे? क्या हम लोग यही चाहेंगे कि मोदी को, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को हम लोग को इसी ढंग के मतलब सम्मानित करते रहे ताकि किसान आगे बढ़ते रहे। पूरा नाम क्या लिखते हैं? राकेश कुमार, घर कहाँ हुआ? सोहडी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।